आरएएस साक्षात्कार से संबंधित कुछ प्रश्न या सवाल जो हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू बोर्ड द्वारा कुछ छात्रों से पूछे गए और हमने उन सवालों का एक कलेक्शन संग्रह आपके लिए तैयार किया है। आप उन सवालों को सुनेंगे और भविष्य में आपसे भी इसी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप उनको सुन करके उनका एक मॉडल आंसर आप अपने माइंड में सेट करेंगे। तो इंटरव्यू बोर्ड के किसी मेंबर ने किसी छात्र से ये पूछा कि आप कोटा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप कोटा क्षेत्र के निवासी हैं, तो कोटा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या है, तो कोटा क्षेत्र की इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है। इसी प्रकार आप जिस जिले से संबंधित हैं उस जिले की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए अगर आपको भविष्य में आरएएस का इंटरव्यू फेस करना है। तो कोटा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको यह बताना चाहिए था कि कोटा की अर्थव्यवस्था प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों ही क्षेत्रों से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में जहां कपास का उत्पादन और तिलहन का उत्पादन, ज्वार बाजरा एवं मसालों का उत्पादन होता है, वहीं द्वितीय क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योग और धातु उद्योग तथा वस्त्र उद्योग काफी उन्नत स्थिति में है। तो कृषि पर आधारित उद्योग उन्नत स्थिति में क्यों है? क्योंकि कृषि से वहां रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री प्राप्त हो जाती है। धातु उद्योग में कोटा काफी आगे है तथा स्टोन इंडस्ट्रीज, जहां पर कोटा स्टोन्स राजस्थान के साथ साथ सारी दुनिया में फेमस है। इसी प्रकार भारत सरकार के कई प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा या कोटा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में कोटा काफी आगे है, जिसमें कोटा डोरिया, कोटा मसूरिया जो साड़ी है टेक्सटाइल सेक्टर में, वह कोटा राजस्थान में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इसी प्रकार टर्सरी सेक्टर्स में सेवा क्षेत्र में आप बता सकते हो बैंकिंग सेक्टर, बीमा क्षेत्र, परिवहन एवं संचार क्षेत्र कोटा में काफी मजबूत स्थिति में है तथा वर्तमान में कोटा राजस्थान में नहीं पूरे भारत में एजुकेशन सेक्टर में यानी एजुकेशन हब के रूप में उभरा है और उसका विकास हो रहा है। यानी तकनीकी क्षेत्र में एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर वर्तमान में कोटा बना हुआ है। तो ये कोटा की इकोनॉमी क्या है? इसी प्रकार से आपको अपने जिलों के बारे में इकोनॉमी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, इस प्रकार से आपको जवाब देना चाहिए था। दूसरा सवाल किसी छात्र से यह किया गया कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत या साधन क्या है और उसी साधन से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में क्यों होती है, यह सवाल किया गया। तो आपको पता है कि राजस्थान में और भारत में सिंचाई के तीन ही साधन हैं, कुओं और नलकूप से, बेल्स और ट्यूबवेल्स, दूसरा नहरों के द्वारा, तीसरा टैंकों के द्वारा, तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है कुएं और नलकूप, बेल्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा होती है। लगभग 70% सिंचाई इसके द्वारा होती है। दूसरे स्थान पर लगभग 30% के आसपास जो सिंचाई है वो नहरों के द्वारा होती है। टैंक या तालाब के द्वारा सिंचाई भारत में राजस्थान में ना के बराबर होती है। तालाबों के द्वारा सिंचाई है वो दक्षिण भारत में की जाती है। तो कूप और नलकूप के द्वारा सिंचाई क्यों होती है? क्योंकि राजस्थान में कोई ऐसी नदी या नहर नहीं है जो सदाबहार हो, जो नियतवाही नदियां हो, जिनमें हमेशा पानी बहता रहता हो। तो राजस्थान की जो सभी नदियां हैं वो सीजनल हैं, मौसम पर आधारित हैं। बारिश के समय में उनमें पानी का प्रवाह होता है, अधिकांश समय में राजस्थान की नदियां सूखी रहती हैं। चंबल एक नहर है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से या पूर्वी भाग से प्रवाहित होती है, लेकिन वह पूरे राजस्थान को कवर नहीं करती है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ऐसी स्थिति में नियतवाही नदियों के अभाव के कारण और टैंकों द्वारा या तालाब द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कूप और नलकूप, कुएं और नलकूप के माध्यम से ही सिंचाई की जाती है। इसके द्वारा हम जमीन को खोद करके बोरवेल या ट्यूबवेल स्थापित करते हैं और भूमिगत जल को हम सिंचाई के रूप में उपयोग करते हैं। तो राजस्थान में कुएं नलकूप के द्वारा सिंचाई इसीलिए होती है क्योंकि नहरों की स्थिति यहाँ पर उतनी बेहतर नहीं है और तालाबों के द्वारा सिंचाई की संभावना यहाँ पर काफी कमजोर बनी हुई है। तो ये आपको जवाब इसमें देना चाहिए था। तीसरा सवाल किसी छात्र से यह किया गया कि राजस्थान में सनराइज इंडस्ट्रीज क्या है, सनराइज उद्योग क्या होते हैं और इनको सनराइज उद्योग क्यों कहा जाता है? सनराइज सूर्यमुखी उद्योग, या जिस प्रकार से सूरज की किरण सभी दिशाओं में फैलती है उसी प्रकार से कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो तेजी से विभिन्न क्षेत्रों में उभर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, भविष्य में जाकर के बड़े उद्योग बन सकते हैं। तो सनराइज इंडस्ट्री, सनराइज उद्योग ऐसे उद्योग कहा जाता है
जो अभी सूर्य की किरणों के समान उद्भव हो रहा है, इनका पल्लवित हो रहे हैं और आगे जाकर के वो बहुत विशाल बड़े उद्योग के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आईटी के सेक्टर्स में हो सकते हैं, या टूरिज्म इंडस्ट्रीज को माना जा सकता है, या किसी अन्य क्षेत्र को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो राजस्थान में सनराइज इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि राजस्थान के सभी क्षेत्रों का भी विकास हुआ नहीं है। इसलिए सभी क्षेत्रों में अगर निवेश किया जाए तब हम स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से राजस्थान में सनराइज इंडस्ट्रीज को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये किया गया कि राजस्थान में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन से हाइड्रोकार्बन स्रोत राजस्थान में वर्तमान में मौजूद हैं तथा राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इनका क्या लाभ है। तो राजस्थान में हाइड्रोकार्बन एरियाज हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर सबसे प्रमुख हाइड्रोकार्बन रीजन्स माने जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन में हम शामिल करते हैं पेट्रोलियम, गैस और अन्य प्रकार के स्रोत। तो पेट्रोलियम जो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत मुख्य स्रोत है, उसका सर्वाधिक जो उत्पादन है वो किया जाता है बाड़मेर क्षेत्र से, और गैस का उत्पादन है वो किया जाता है जैसलमेर से। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब से राजस्थान में हाइड्रोकार्बन स्रोत का उत्खनन हुआ है और अब तेजी से विकास किया जा रहा है, इससे राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, अपरोक्ष रूप में रोजगार उत्पन्न हुआ है। और इस हाइड्रोकार्बन स्रोत से राजस्थान की सरकार को काफी अधिक मात्रा में रॉयल्टी प्राप्त होगी और इससे राजस्थान की जीडीपी का आकार बढ़ेगा, राजस्थान की इनकम बढ़ेगी। जितनी अधिक मात्रा में राजस्थान के निवासियों को हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स में, रिफाइनरी के सेक्टर में रोजगार प्राप्त होंगे, उससे राजस्थान में बेरोजगारी कम होगी और जिन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा, राजस्थान सरकार की उन लोगों से काफी अधिक मात्रा में इनकम प्राप्त होगी। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र राजस्थान की जीडीपी को, राजस्थान के इनकम सोर्स को भविष्य में काफी हद तक बढ़ा सकता है। बेरोजगारी का अनुपात काफी तीव्र गति से कम हो सकता है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो रोजगार के अवसर जितनी अधिक मात्रा में बढ़ेंगे, उसी अनुपात में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में गति प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है और डामोर जनजाति का उद्भव कहाँ से माना जाता है। तो राजस्थान में जो डामोर जनजाति है यह दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। डूंगरपुर की तहसील सीमलवाड़ा, सागवाड़ा, यहाँ पर सर्वाधिक इसका जमाव है। और डामोर जनजाति के उद्भव के बारे में विवाद बना हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं डामोर जनजाति गुजरात से आकर के इन जिलों में बसी, यहाँ पर वो सेटल्ड हुई। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि डामोर जनजाति का उद्भव राजपूतों से हुआ, यानी डामोर जो मुख्य राजपूत पुरुष था और उसने भील महिला से विवाह किया और उससे जो उत्पन्न जो संतान है उनको आगे जाकर के डामोर कहा गया। डामोर जनजाति राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत है और काफी पिछड़ी हुई है, मुख्यतः कृषि और वन क्षेत्र पर आधारित जनजाति है। तो ये आपको इसमें जवाब देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन उसमें ये किया गया है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है और कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को असुरक्षित क्यों माना जाता है, ये पूरा एक सवाल था इसमें। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप जानते हैं 1076 किलोमीटर है और यह 4 जिलों से संबंधित है। ऐसे राजस्थान के 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ संलग्न है, जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले कहा जाता है, जिनमें उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और अंतिम सबसे लास्ट है बाड़मेर जिला। तो 4 जिलों को मिलाकर के राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसको असुरक्षित क्यों माना जाता है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत के कूटनीतिक और विदेशी संबंध मित्रतापूर्ण नहीं है, सौहार्दपूर्ण नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से निरंतर प्रतिदिन यहाँ से गोलीबारी की जाती है और आतंकवादी लोगों का प्रवेश अधिकांशतः इस सीमा से वर्तमान में हो रहा है तथा तस्करी संबंधी गतिविधियां आजकल राजस्थान वाली सीमा से बहुत बड़े स्तर पर की जा रही हैं, इसलिए यह सीमा काफी अधिक मात्रा में असुरक्षित बनी हुई है। तो ये कुछ सवाल थे जो आरपीएससी के द्वारा कुछ छात्रों से इंटरव्यू के समय पूछे गए। तो इसी से मिलते जुलते सवाल आपसे भी किए जा सकते हैं। तो इन सवालों को सुन करके आप इनका जवाब देने का प्रयास कीजिए और अपना एक माइंडसेट इस पर डेवलप कीजिए, अपना एक एटीट्यूड बनाइए कि अगर आपसे इस प्रकार के सवाल किए जाएंगे तब आप उनको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।